क्या हो अगर भारत की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक के बारे में जो कहानी हमें सुनाई गई है वो पूरी तरह से सच ना हो। साल है 1192 और तराइन के मैदान में एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य दांव पर लगा है। सवाल ये उठता है कि अपनी ही धरती पर लड़ रही एक जबरदस्त राजपूत सेना एक छोटी हमलावर फौज से आखिर हाल कैसे गई? इसका जवाब किसी एक गद्दार की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। तो सवाल यही है, क्या सच में किसी एक गद्दार ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया था? क्योंकि जब भी इस हार का जिक्र होता है तो देखिए जुबान पर एक ही नाम आता है। जो कहानी हम सब ने सुनी है वो तो बड़ी सीधी सादी है। ये कहानी है एक धोखे की, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद को वो विलेन बनाया गया है जिसने पृथ्वीराज चौहान की पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये साफ हो जाता है कि हार की वजह कोई एक इंसान या एक धोखा नहीं था, बल्कि ये तो मिलिट्री, समाज और स्ट्रैटेजी से जुड़ी उन कमजोरियों का एक जाल था जो बहुत पहले से बुना जा रहा था। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक हार के असली कारणों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान पर, जहां दोनों सेनाओं के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजपूत सेना की सबसे बड़ी ताकत थे उनके विशाल हाथी, आज के जमाने के टैंक की तरह मजबूत पर धीमे। दूसरी तरफ थी मोहम्मद गौरी की सेना, जिनके पास थे सेंट्रल एशिया के तूफानी घोड़े जो बिजली की रफ्तार से दौड़ते थे। और फर्क सिर्फ घोड़ों का नहीं था, तुर्क घुड़सवार लोहे की रिकाब और नाल का इस्तेमाल करते थे। अब इससे होता क्या था? इससे घोड़े पर उनका कंट्रोल जबरदस्त हो जाता था और वो तेज रफ्तार में भी सटीकता से तीर चला सकते थे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उस वक्त राजपूतों के पास थी ही नहीं। और गौरी ने इसी स्पीड का इस्तेमाल किया अपनी सबसे कह सकते हैं सबसे खतरनाक चाल में, जिसे फेंड रिट्रीट कहते हैं, यानी हारने का नाटक करके पीछे हटना। हुआ ये कि पहले तुर्क सेना की एक छोटी टुकड़ी ने हमला किया और फिर प्लान के मुताबिक वो भाग खड़ी हुई। जीत के जोश में राजपूत सेना उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ गई और ऐसा करते हुए उनका मजबूत फॉर्मेशन टूट गया। और बस गौरी इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजपूत सेना की लाइनें बिखरी, एक छुपी हुई रिजर्व फौज ने अचानक साइड से हमला कर दिया और देखते ही देखते राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। तो हाँ, गौरी की चालें तो जबरदस्त थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। राजपूतों के असली मुश्किलें वो तो युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरी थीं। सच तो यह है कि उनका समाज ही उस तरह की जंग के लिए तैयार नहीं था जैसी जंग गौरी अपने साथ लेकर आया था। यहां दरअसल सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये असल में युद्ध को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज की टक्कर थी। एक तरफ था राजपूतों का धर्म युद्ध, जो उसूलों और नियमों से बंधा था। सूरज ढलने के बाद लड़ाई नहीं, निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं। और दूसरी तरफ थी तुर्कों की टोटल वॉर वाली सोच, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जीत, चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। और गौरी ने बहुत चालाकी से इसी उसूल का फायदा उठाया। उसने शांति बातचीत का झूठा नाटक किया, जिससे राजपूत खेमे में एक तरह की कह सकते हैं कि लापरवाही का माहौल बन गया। और फिर अगली सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था और राजपूत सैनिक अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, गौरी की सेना ने अचानक धावा बोल दिया। और एक और वजह जो शायद सबसे बड़ी वजहों में से एक है, वो समाज के अंदर ही छिपी थी। उस वक्त की कठोर जाति व्यवस्था की वजह से लड़ाई का सारा जिम्मा सिर्फ क्षत्रिय वर्ग पर था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि देश की लगभग 85% आबादी को तो अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने तक की इजाजत नहीं थी। असल में ये पूरे देश की लड़ाई थी ही नहीं, ये एक बटे हुए समाज की लड़ाई थी जिसे आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लड़ा था। और यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जिस पर आज यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि हमले वाली सुबह कई राजपूत सैनिक खाली पेट लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अचानक हुए हमले की वजह से वो अपने कड़े जातिगत नियमों के हिसाब से खाना नहीं बना पाए थे और उन्होंने नियमों को तोड़ना गवारा नहीं किया। भूखे पेट लड़ना मंजूर था, पर नियम तोड़ना नहीं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, राजा जयचंद। क्या है इस कहानी का सच? तो ये जो जयचंद को गद्दार कहने वाली कहानी है, ये आती कहां से है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है पृथ्वीराज रासो नाम का एक बहुत मशहूर महाकाव्य। अब देखिए, ये साहित्य का एक नायाब नमूना है, लेकिन इसे लड़ाई के काफी समय बाद लिखा गया था और ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक लोक कथा है। लेकिन जब इतिहासकार असली सबूतों को देखते हैं, मतलब उस जमाने के दस्तावेज, पत्थर पर लिखे लेख, तो ये पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है।
दूर दूर तक इस बात का कोई भी भरोसेमंद सबूत नहीं मिलता कि जयचंद ने कभी गौरी से हाथ मिलाया था। और अब वो सबूत जो इस मिथ पर आखिरी कील ठोक देता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके सिर्फ 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का रुख खुद जयचंद की तरफ मोड़ दिया और उन्हें चंदावर की लड़ाई में हराकर मार डाला। अब सवाल तो यही उठता है कि गौरी अपने ही किसी साथी पर हमला क्यों करेगा? तो जाहिर है इस एक हार का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इसने भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। 1192 ये सिर्फ 1 साल नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो मोड़ जहां से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, एक ऐसी सल्तनत जिसने आने वाली कई सदियों तक इस जमीन पर हुकूमत की। तो जब हम इस पूरी कहानी से मिथ की परतें हटाते हैं तो हार की असली वजहें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। राजनीतिक फूट जिसने राजपूत राजाओं को कभी एक नहीं होने दिया, पुरानी पड़ चुकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सामाजिक ढांचा जिसने पूरे देश को एक होकर लड़ने से रोक दिया, और सबसे बढ़कर एक नए और बेरहम दुश्मन के सामने अपनी रणनीति को न बदल पाना। देखिए, राजपूत योद्धाओं की बहादुरी पर कोई शक कर ही नहीं सकता, वो बेमिसाल थे। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सबक यह है कि जंगें सिर्फ बहादुरी के दम पर नहीं जीती जाती। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो शायद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। क्या सिर्फ बहादुरी कभी पुरानी पड़ चुकी रणनीति और कमजोरियों की भरपाई कर सकती है? ये 1192 का वो सबक है जिसे शायद कभी नहीं भूलना चाहिए।